शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। आपने एफआई से एंगेज भी करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, क्या मूड निकल के आ रहा है एफआई का दिशा सर? क्या ये जो थोड़ी थोड़ी बाइंग आई है दिसंबर में 11-12 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास की, क्या इसको सस्टेनेबल माने? क्योंकि आज की पिटाई देख के बाजार की लग रहा है कि नहीं, आज फिर से एफआई का सेल फिगर आने वाला है। प्रॉब्लम कहां पर लग रहा है एफआई को भारतीय बाजार में? देखिए, प्रॉब्लम तो काफी है वैसे। एक तो टैक्स को लेके पहले प्रॉब्लम था, आई मीन कैपिटल गेन्स का, क्योंकि शायद इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जो फॉरेन मनी पे टैक्स लगाती है, बट वो कैन बी वर्कड अराउंड। बट द मेजर प्रॉब्लम आई थिंक आज की तारीख में ये है कि फंडामेंटल्स आर नॉट सपोर्टिंग द मार्केट। आपने देखा है कि जून एक्चुअली चालू मार्च क्वार्टर से हुआ था, बड़ा ही टैपेड सा क्वार्टर था, इतना बढ़िया क्वार्टर नहीं था। बट जून, फिर सितंबर क्वार्टर अगेन नेगेटिव अर्निंग्स वगैरह आने लग गए थे, और दिसंबर क्वार्टर हमें ऐसा लग रहा था कि शायद एक फ्लैट आउट क्वार्टर होगा, प्लेटू क्वार्टर होगा। लेकिन यहाँ पे भी हमें लग रहा है कि अभी अर्निंग्स डी ग्रोथ ही दिखने वाला है। तो ये सब अच्छा नहीं होता है वैल्यूएशन के लिए, एंड स्पेशली जब दुनिया ने हमें री रेट करके रख लिया है। हम हमारी जो रेटिंग, जो जो पी जो हमारी वो है, पी है आज की तारीख में 19 के आसपास लार्ज कैप का पी है, जो 16-17 के आसपास घुमा करता था बहुत पहले। लेकिन हमने सोचा कि शायद ये सस्टेनेबल होगा गिवन द ग्रोथ रेट, लेकिन वो लग नहीं रहा है हमें भी ग्रोथ रेट कैन सस्टेन। तो ये सब जो चीजें हैं वो इतनी बढ़िया नहीं होती है। और तीसरा जो मेजर इशू है वो है जो ट्रम्प का ट्रेड जो एफआईएस प्ले आउट किए थे, जो बहुत ही बढ़िया काम किया उनके एडवांटेज से। क्योंकि एक तो 10% की जो फॉल देखी हमने इंडिया में, वो उन्होंने अवॉइड कर दी। प्लस यूएस में उन्होंने कोई 15% ग्रोथ देखी है, और प्लस रुपी डिप्रिसिएशन भी अवॉइड किया। तो आप देखिए कि 25-26% उन्होंने रिटर्न बना लिया जस्ट प्योरली बाय मूविंग आउट ऑफ इंडिया एंड गेटिंग टू यूएस। तो डिफरेंशियल ट्रेड में अपॉर्चुनिटी की बात करूं, तो इसलिए लग रहा है कि वो ट्रेड हैज टू प्ले आउट फर्स्ट। और हमें ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्ली अगर जो फेब में इंटरेस्ट रेट कट्स चालू हुए इंडिया में, तो शायद आप देखें कि इनकी जोरों से वापसी आ सकती है। लेकिन बिफोर दैट तो हमें काफी मुश्किल लग रहा है। दिनशा सर, एक सवाल और है। बहुत सारे लोग ये मान रहे हैं कि नहीं, भारत का जो पैसा है एफआई का निकल के चीन जा रहा है। हालांकि चीन के जो आंकड़े आए हैं, रिटेल बिक्री के आंकड़े आए, अनुमान 5% था, वो 3% पर आया। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के आंकड़े आए, वो भी खराब आया। तो क्या भारत से पैसे निकल के चीन जा रहे हैं, या फिर भारत से भी पैसा निकल रहा है, चीन से पैसा निकला और वो पैसा अमेरिका में जा रहा है फिर से? जी, एक्चुअली यही हो रहा है, क्योंकि दोनों मार्केट्स है। आप देखिए, चीन में भी कोई फ्लोज नहीं आ रहे हैं, वहां पे भी बाहर निकल ही रहा है पैसा। तो सारा पैसा जो है यूएस की तरफ जा रहा था। इनफैक्ट लास्ट जो मैंने फिगर देखा था, $145 बिलियन का इनफ्लो देखा था यूएस का, जहां से 40 बिलियन एशिया से गए थे और 105 बिलियन यूरोप से गए थे बाहर। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एशिया से ही पैसा बाहर जा रहा है, इवन यूरोप से पैसा इज गोइंग टुवर्ड्स यूएस। तो और आप दूसरा ये देखिए कि डिस्पाइट द रेट कट्स, वहां के जो टी बिल्स हैं, मतलब ट्रेजरी 30 ईयर बिल जो अपना यूएस का टी बिल है, वो 4.6 के आसपास अभी कोट हो रहा है। आप सोचिए, रिस्क फ्री रिटर्न, नो टेंशन ऑफ डिप्रिसिएशन ऑफ एनी करेंसी, वहां पे आपको 4.6% रिटर्न मिल रहा है। और इंडिया में आप, मतलब मैंने जो देखा था लास्ट 10 साल का रिटर्न, जो हमारे डॉलर टर्म में था वो 8% था। लेकिन 8% प्री टैक्स था। तो आप टैक्स निकालिए तो 6 के आसपास आ जाता है। आप सोचिए कि आप 4.5 मिल रहा है वहां पे विदाउट एनी रिस्क, और 6 यहाँ पे मिल रहा है, और ये 10 साल की एवरेज की बात कर रहा हूँ। तो ऑब्वियस है कि इंडिया में आने के लिए थोड़ी मेहनत लगेगी। इसलिए, और चाइना तो खैर, आई डोंट थिंक चाइना इज अ मार्केट दैट कोई भी एफआई वहां जाना चाहे आज की तारीख में, क्योंकि काफी स्लो डाउन है वहां पे। इनफैक्ट दे गोइंग द जापान वे, नेगेटिव इंटरेस्ट रेट्स हो गए अभी वहां पे। तो आप सोचिए कि कैसे होगा वहां पे। सो एनीवे, सो दैट्स व्हाट, आई डोंट थिंक दैट्स द मार्केट वी आर कंपीटिंग विद। हम ज्यादा से ज्यादा आई थिंक यूएस से ही कंपीट कर रहे हैं आज की तारीख में। दिनशा सर, ठीक है, ये तो एफआई की बात होगी, लेकिन जो रिटेल हैं, हमारे जैसे जो लोग हैं, उनको तो भारत के बाजार में ही रहना है। हम ना तो चीन जाएंगे, ना तो जापान जाएंगे, ना तो अमेरिका जाएंगे। तो अगर हम भारतीय बाजारों की बात करें, ये जो करेक्शन है, आपके हिसाब से मौके इसमें कहां पर आ रहे हैं? क्योंकि थोड़े सा ना थीमेटिक हो जाने वाला बाजार लग रहा है। कुछ कुछ पॉकेट्स में तेजी आ रही है, और जो कह सकते हैं कि जो फ्रंटलाइन जो सेक्टर्स हैं, वो शायद उतने अच्छे नहीं कर रहे हैं। तो जरा मदद कीजिए कि अगर किसी को 2025 को नजर में रखे अगर कुछ बाइंग करनी हो, तो वैल्यूएशन के हिसाब से और ग्रोथ के हिसाब से बेहतरीन कॉम्बो कौन से सेक्टर्स हैं इस वक्त?
जी देखिए, पहले तो एक जो सेक्टर हमें लग रहा है कि बहुत ही बढ़िया करने वाला है आगे चल के, जो आज की तारीख में करेक्शन मोड में भी है, मतलब आप अभी आज ही करेक्शन आया, आई थिंक वो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज है। वहाँ पे हमें लग रहा है कि काफ़ी अच्छा आपको मिल सकता है, और ये हम अपने मतलब आप हिस्ट्री देखें, तो जो भी इकोनॉमी बढ़िया की है, जो इंडिया करने वाली है आज की तारीख में, हमें आगे चल के, तो हमें लग रहा है वहाँ पे हमेशा बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज बहुत बढ़िया की है। तो इट्स अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर दैट सेक्टर स्टार्ट्स पार्टिसिपेटिंग इन अ बिग वे, और हमें ऐसे लग रहा है कि एक्चुअली वही जो रोटेशन होता है, सेक्टर रोटेशन, उसमें लीडर उभर के वही सेक्टर आएगा। दूसरा जो सेक्टर हमें पसंद है वो आईटी है, और एक्चुअली आप देखें कि कमेंट्री जो है आईटी सेक्टर में, जो मैनेजमेंट की कमेंट्री है, जून क्वार्टर में थोड़ी इंप्रूवमेंट चालू हुई, सितंबर में और स्ट्रांग हो गई, और हमें लग रहा है दिसंबर क्वार्टर में तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग रहेगी, गिवन दैट ट्रम्प हैज कम बैक। तो इसलिए हमें लग रहा है कि वो सेक्टर एक बहुत ही बढ़िया सेक्टर है जहां पे आप रह सकते हैं। और तीसरा जो हमें पसंद है वो हमारे सारे डोमेस्टिक वाले सेक्टर्स हैं, जैसे हेल्थ केयर हो गया, वो हमें काफ़ी पसंद है। हमें लग रहा है कि एक तो नॉट ओनली जैसे ही आपका पर कैपिटा इनकम बढ़ता है, क्वालिटी रूम्स की, सॉरी, क्वालिटी हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी, पर ऑल्सो इंटरनेशनल टूरिज्म इन हॉस्पिटल टूरिज्म विल स्टार्ट। वो भी हमें लग रहा है कि अच्छा सेक्टर है। और तीसरा चौथा सेक्टर जो हमें है वो है हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटल के बाद हॉस्पिटैलिटी। तो वो हमें लग रहा है कि जैसे टूरिज्म रिलेटेड, आप हमारे डोमेस्टिक, नॉट ओनली डोमेस्टिक बट इंटरनेशनल टूरिज्म रिलेटेड जो भी स्टॉक्स हैं, जैसे होटल्स वगैरह हो गए, वो हमें लग रहा है कि अच्छा करेंगे आगे चल के। और लास्ट जो हमारा हमेशा फेवरेट रहा है वो है प्लेटफॉर्म कंपनीज, न्यू एज कंपनीज, बी इट फूड टेक और फिनटेक, हमें काफी पसंद है। और इनफैक्ट ऑटो स्पेस में भी देयर आर ऑप्शंस, फार्मा में भी ऑप्शन है वहां पे। तो इसलिए हमें लग रहा है कि वो कंपनीज हैं, दे विल बी सेटिंग बेंचमार्क्स फॉर आवर कंट्री एक्चुअली गोइंग फॉरवर्ड। ये कुछ बड़े थीम्स और सेक्टर्स जहां पर आपका नज़रिया काफ़ी पॉजिटिव है, लेकिन आपने बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर की बात की और यहाँ पर हीलियोस कैपिटल का नज़रिया पिछले कुछ समय से पॉजिटिव रहा है। हीलियोस म्यूचुअल फंड के होल्डिंग्स में भी बीएफएसआई का एलोकेशन काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन बीएफएसआई में कौन से पर्टिकुलर सब सेगमेंट पर आपका फोकस रहेगा? प्राइवेट सेक्टर, लार्ज कैप बैंक्स होगी, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, या कुछ इंश्योरेंस कंपनीज? तो बीएफएसआई के अंदर कौन से सब सेगमेंट पर आपका नज़रिया और ज्यादा पॉजिटिव है? जी देखिए, एक्चुअली आप ब्रेकअप करें अगर जो बीएफएस सेक्टर को, दो दो मेजर सेगमेंट निकलते हैं, लेंडर्स, नॉन लेंडर्स, राइट। एक प्योर सर्विसेज वाले होते हैं और दूसरे लेंडिंग वाले होते हैं। तो लेंडर्स में अगर जो आप देखें तो हमें प्राइवेट सेक्टर बैंक्स बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि हमें लग रहा है कि आगे चल के एसेट क्वालिटी के इशू तो उभर के आएंगे ही आएंगे। और आपने देखा था कि सितंबर क्वार्टर में कैसे एसेट क्वालिटी के इश्यूज बाहर आए और काफी बैंक्स पे इफेक्ट आया, नॉट ओनली पीएसयूज, प्राइवेट सेक्टर में भी। इसलिए प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में भी आपको काफी सिलेक्टिव रहना पड़ेगा, और इसलिए सिलेक्टिव रहना पड़ेगा कि जहां पे भी स्ट्रेस लेवल ज्यादा है, एसेट क्वालिटी है सस्टेन्ड, तो वो बैंक्स ही आपको देखने पड़ेंगे, और वहां पे काफी लिमिटेड फ्रेंचाइजेस हैं जो अच्छा कर सकते हैं। पीएसयू में बहरहाल हमें एक ही बैंक पसंद है, जो सबसे बड़ा पीएसयू बैंक है वही पसंद है, क्योंकि उन्होंने काफी अच्छा मैनेज किया हुआ है अपने एसेट क्वालिटी को। तो इसलिए वो हो गया लेंडर साइड पे। नॉन लेंडर साइड पे काफी चीजें होती हैं, लेकिन हमें जो मेजर पसंद है यहाँ पे, जो सर्विसेज सेगमेंट में है, वो है जो जो हमारे स्टॉक मार्केट से डील करते हैं, मतलब नॉट ओनली एक्सचेंजेस और ब्रोकर्स, मतलब डाइवर्सिफाइड ब्रोकर्स या एएमसीज, लेकिन ऑल्सो एक्सचेंज, अपना डिपॉजिटरीज, फिर वेल्थ मैनेजर्स, ये सब आ जाते हैं। तो इसलिए वो हमें काफी हद तक पसंद है। इनफैक्ट आप हमारा फाइनेंशियल सर्विसेज फंड देखें तो काफी ओवरवेट है हम इस सेगमेंट में, एज कंपेयर टू इवन बैंक्स। बैंक्स के हिसाब से तो हम अंडरवेट है, क्योंकि काफी आई थिंक बैंक्स का वेट फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स में शायद 90% के आसपास है, और हमारा 60 के आसपास है। तो इसलिए वेरी अंडरवेट, बट वी आर वेरी ओवरवेट द सर्विसेज। Sure, sir. Good afternoon, Mansi. This side. First and foremost, many thanks. Last minute agree करने के लिए और हमारे साथ join करने के लिए. Thank you so much for your time, sir. लेकिन बाजार में जब इस तरह के volatile moves हो जाते हैं, experts की hand holding जो है बेहद ज़रूरी हो जाती है. If I consider our participants and if I tell you that it's a plain canvas, आपसे advice जानना चाहेंगे हमारे माध्यम से आपको जो viewers सुन रहे हैं इस वक्त, मार्केट के इन सेंटिमेंट्स को, इन वॉलिटिलिटी को किस तरह से एक सिनेरियो ना देखें, कंसर्न ना देखें, और इस वक्त अप्रोच क्या रखें, किस तरह से मार्केट को पढ़ें, किस तरह से रीड करें? व्हाट वुड योर टेक बी ऑन मार्केट्स?
मानसी जी पहले तो स्माइल करते रहिए क्योंकि ये मार्केट में उतार चढ़ाव होते ही रहते हैं, तो इसलिए पहला तो वो रखना चाहिए। पर दूसरा जो हम पहले से बोलते आए हैं कि काफी ऐसे सेक्टर्स है या स्टॉक्स है जहां पे काफी फ्रॉथ हो गया था, मतलब वैल्यूएशंस आर फार अहेड ऑफ देयर टाइम्स, तो इसलिए हमें लग रहा था कि वहां पे बेसिकली अवॉइडेबल है वो सेक्टर्स। एफएमसीजी में काफी नाम थे ऐसे, पेंट्स में काफी नाम थे, तो इसलिए हमें लग रहा है कि वो सेक्टर्स जहाँ पे अभी वेट शेड हो रहा है वो एक जायज भी है, क्योंकि थोड़ा सेम्बलेंस आ रहा है वापस इनटू वैल्यूएशन सच, सो वो आप अवॉइड कीजिए। जहां पे भी आपको लग रहा है कि ग्रोथ दिख रही है एंड ग्रोथ इज अवेलेबल एट अ वेरी इंट्रिंसिक वैल्यू। इनफैक्ट हम जब भी हमसे कोई भी पूछता है कि आप ग्रोथ प्लेयर हैं कि वैल्यू प्लेयर हैं, हम हमेशा बोलते हैं कि वी ट्राई टू बाय ग्रोथ एट अ वैल्यू। तो इसलिए वो आई थिंक एक कंसेप्ट आपके जहन में होना चाहिए और वही कंसेप्ट के साथ आपको प्ले करना चाहिए। मार्केट में काफी ऐसे ऑप्शंस हैं आज की तारीख में भी जो काफी रीजनेबल वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। इनफैक्ट जैसे मैंने बोला कि आप देखिए पिछले 10 साल का एवरेज शायद 19 का रहा होगा हमारा पी का, तो 19 के पी पे आप देखें कितनी स्टॉक्स हैं एनएसई 500 में, तो कम से कम 100 के ऊपर तो स्टॉक मिल ही जाएंगे आपको। तो इसलिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल देयर एंड प्ले इट अकॉर्डिंगली। बहुत शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए और रणनीति बताने के लिए और कई सारे सेक्टर्स और थीम जहां पर आपका नजरिया पॉजिटिव है। शुक्रिया समय निकालकर जुड़ने के लिए।